Hey everyone, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Gai Classes. Hope you all are doing great. So today is the part third of the important MCQ of accounting series. इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. उनका डिस्क्रिप्शन आपको जो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन. यहाँ पर हम जो है इंपॉर्टेंट MCQs पर जो है डिटेल डिस्कशन करते हैं. जो भी आपके MCQs हैं उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमने हमारे एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट के से जो है कवर किए हैं. जो भी न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना. सो हियर इज़ योर फर्स्ट MCQ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का पार्ट नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछोगे कि मैम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता क्या है, ये देख लीजिए. देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरह के जो है सेंटर्स बना दिए जाते हैं और हर एक को अपनी अपनी जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करे और एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है बहुत इफेक्टिवली रन किया जा सके और डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके. तो ये बहुत तरह की जो है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स अलग अलग बनाए जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन आपका आता है कॉस्ट सेंटर. ये किस लिए बनाया जाता है? ये अकाउंटेबल होता है किसके लिए? सिर्फ कॉस्ट के लिए. ये यहाँ पर जो है कॉस्ट सेंटर के अंदर सारा कॉस्ट से रिलेटेड जो है वर्क किया जाता है. फिर आता है रेवेन्यू सेंटर जो कि किसके लिए अकाउंटेबल होता है? इसके अंदर जितने भी आपके जो वर्कर्स काम करते हैं, आपके मैनेजर्स काम करते हैं, वो सारे रिवेन्यूज के लिए अकाउंटेबल होते हैं. प्रॉफिट सेंटर जो कि क्या है, रिवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों के लिए ही अकाउंटेबल होता है क्योंकि ये चेक करता है कि आपके रिवेन्यू आपके कॉस्ट के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा है, कितने कम है या इक्वल है. उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट सेंटर जो है ये अपना डिसाइड करते हैं प्रॉफिट्स कितना ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न किया है. उस अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लिए जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर जो कि आपका अकाउंटेबल होता है इन्वेस्टमेंट से, रिवेन्यू से और कॉस्ट से. इन तीनों से ही ये क्या है आपका अकाउंटेबल होता है. तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है. तो अभी अभी हमने देखा कि एक एक्सपेंस सेंटर भी होता है. एक्सपेंस सेंटर जो कि सारे के सारे जितने भी खर्चे आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं उनसे जो है रिलेटेड होता है. रिवेन्यू सेंटर और प्रॉफिट सेंटर ये तीनों हमने अभी अभी देखे हैं. बट स्टॉक सेंटर इज नॉट एनी पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज पुट अंडर द चार्ज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर अब आपको बताना है कि जो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उनको जो है किसी के अंडर रखा जाता है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल होता है और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो किन की होती है? क्या मैनेजर की होगी, अकाउंटेंट की होगी, एम्प्लॉयज़ की होगी या ऑल ऑफ दिस? तो देखो हर एक कॉस्ट सेंटर के अपने अपने क्या है मैनेजर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं उस सेंटर के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं उन सबको मैनेज करने का काम करते हैं, उस सेंटर को मैनेज करते हैं. सो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको दी जाती है? मैनेजर्स को दी जाती है. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओके. So here is your next question. Which one of the following is not essential for a sound system of budgetary control? जो बजटरी कंट्रोल है उसका साउंड सिस्टम के लिए इनमें से क्या चीज़ जो है एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वो आपको बतानी है. तो बजटरी कंट्रोल क्या है आपको पता है, ये एक टेक्निक है किस चीज़ की? आपके बजट्स को एस्टिमेट करने की, चेक करने की, इवेल्युएट करने की. ये आपकी क्या होती है? एक टेक्निक होती है. इसके बेस पर क्या है बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो इनमें से कौन सा एसेंशियल साउंड सिस्टम नहीं होगा? चार्ट, बजट सेंटर, बजट और फ्लेक्सिबिलिटी. सो देखो चार्ट क्या है ये भी आपके लिए ज़रूरी होता है यहाँ पर क्योंकि आप जब बजट बनाते हो तो पहले ही डिसाइड होता है ना कि आपने कितना पैसा कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है. सो आप एक चार्ट जो है वो प्रिपेयर करते हो. आप एक बजट सेंटर बनाओगे, बजट सेंटर, ताकि जो बजट से रिलेटेड जितना भी वर्क है वो सारा बजट सेंटर को दिया जा सके और उनको ही अकाउंटेबल ठहराया जा सके इसके लिए. सो ये भी आपके लिए क्या है एक एसेंशियल फीचर रहता है. फिर आता है बजट. बजट ऑब्वियसली बजटरी कंट्रोल करना है तो उसके लिए बजट होना चाहिए. बजट ही नहीं होगा तो आप कंट्रोल किस चीज़ का करोगे? तो ये भी आपका एसेंशियल फीचर होगा. बट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ साउंड सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आपका जो है बजट फ्लेक्सिबल हो या फिर चेंज हो. हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यही एस्टिमेट लगाते हैं कि जो हमने बजट बना लिया उसी बजट को फिर हम जो है लेकर चलेंगे और
एट द एंड हम चेक करेंगे कि क्या हमने जो हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बजटेड परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में इक्वल है, ज़्यादा है या उससे कम है। तो ये ज़रूरी नहीं है आपका कि बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक एक जो हमने स्टेटमेंट ली है यही स्टेटमेंट्स आपकी जो है असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बनकर आती है। तो आपको ये स्टेटमेंट क्लियर करनी है कि ये क्या कहती हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। सबसे पहले आती है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा यूज़ की जाती है डिसीजन लेने के लिए। तो यस इट इज़ ट्रू, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। फिर आती है आपकी इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट में क्लासिफाई किया जाता है। सो यस आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है उसके अंदर आप कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के अंदर आप जो है क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। जबकि आपकी जो हमने जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, आप जो है कॉस्ट को क्लासिफाई करते हो किसके अंदर, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। ये सारे के सारे मैं आपको मेरे जो अकाउंटिंग के जितनी भी लेक्चर्स है पूरी अकाउंटिंग मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है मेरे यूट्यूब पर ही। आपको जो है इसके नीचे ही इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि अब्जॉर्प्शन के अंदर और मार्जिनल के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मार्जिनल कॉस्टिंग को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं ए फर्म अर्न नो प्रॉफिट और इंकर नो लॉस एट बीईपी। बीईपी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो जो कैसे बनता है, ये आपकी लाइन होती है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर फर्म जो है उसको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहे होते ना ही कोई लॉस हो रहे होते। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं हैं। ये बात जरूर ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नोट। इसकी वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट जो है अप्रोक्स 10 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आते हैं, क्योंकि कभी नोट नहीं देखते, कभी क्या पूछा है क्वेश्चन में उसको नहीं ढंग से देखते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। तो अब आपसे पूछा है इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो देखो पहला क्या है, बीईपी इज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यस मैम, अभी तो पीछे पढ़ा कि बीईपी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट के इक्वल होता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स मल्टीप्लाई में पीवी रेशियो। यही होता है ना, सेल्स मल्टीप्लाई में पीवी रेशियो जो है वो क्या होता है, आपका कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है। और पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, पीवी रेशियो निकालते हैं कंट्रीब्यूशन बाय में सेल मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो अब देखिए अगर हम इसको वैसे भी करें, सेल मल्टीप्लाई में पीवी रेशियो दिस इज, तो सेल से सेल कैंसिल, तो आपका क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा ना। सो आपका सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपसे बोला है बीईपी इज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब जब हमने बात कर ली कि ऑप्शन ए जो है, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को जब ऐसे दो ऑप्शंस देखने को मिले कि ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। तो जब हमने देख लिया, हम 100% श्योर है कि हमारा बीईपी वही पॉइंट होता है जहाँ पर रेवेन्यू कॉस्ट की इक्वल होती है। तो ऑब्वियसली आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो बस ये जो ये नोट वाली है, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये चीज़ें नहीं देखते, जिस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है अब आपको। पहली क्या बोलती है, ब्रेक इवन चार्ट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। जो आपका ब्रेक इवन चार्ट जो है वो क्या है, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर आप कॉस्ट और वॉल्यूम जो है उनके प्रॉफिट के रिलेशनशिप को देखते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रेक इवन चार्ट पर हम यही शो करते हैं कि आपकी जो है ये कॉस्ट, ये प्रॉफिट, ये यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसके ऊपर का जो पोर्शन है ये आपका प्रॉफिट हो जाता है, ये आपका लॉस हो जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर आपको यही पता लगता है ग्राफ्स की तरह से कि आपके कॉस्ट वॉल्यूम उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन एट द बीईपी। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या है, वो देखो ये लाइन आपकी क्या है, ये लाइन आपकी क्या है, सेल्स लाइन। ठीक है, ये आपकी सेल्स लाइन।
एंड द टोटल कॉस्ट लाइन, ये आपकी टोटल कॉस्ट लाइन एट द बीईपी। तो इनके बीच में ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं मैम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर है मार्जिनल कॉस्ट इज सेम एज वेरिएबल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट जैसे सेम है। मार्जिनल कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ये बात हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का अनदर नेम क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। सो ये बात भी आपकी सही है। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी की सारी स्टेटमेंट सही है कि ब्रेक इवन चार्ट जो है वो आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दोनों के बीच में बनता है और मार्जिनल कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? गलत है। अब आपको ये बताना है। पहला क्या बोलता है? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मैनेजरियल डिसीजंस जो है वो गाइडेड किए जाते हैं कंट्रीब्यूशन रादर देन बाय प्रॉफिट। कि मार्जिनल कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं तब जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो आपके प्रॉफिट्स के बजाय आप कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लेते हो। सो ये बात बिल्कुल सही है कि आपके जो डिसीजंस है वो कंट्रीब्यूशन के बेस पर ही लिए जाते हैं, ना कि प्रॉफिट्स के बेस पर। कितना एक उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया गया है आपके प्रॉफिट्स का, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आता है एमओएस इंडिकेट लॉस। एमओएस क्या होता है? एमओएस होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बताओ क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो लॉस को इंडिकेट करता है? इज इट ट्रू? नो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? देखो जो मैंने आपको बताया, दिस इज बीईपी। और ये मैं बार बार ये बीईपी के इतने क्वेश्चंस इसीलिए लाई हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चंस मिलेगा। और ये जो एक एक स्टेटमेंट है ना, इनको क्लियर करने का मतलब ही ये है कि क्वेश्चन आएगा ही यहीं से, इन्हीं स्टेटमेंट में से आपको देखने को मिलेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? देखो जो आपकी ये क्या है? एक्चुअल सेल है और यहाँ तक जो है ये क्या है? आपकी ब्रेक इवन सेल है इतनी। तो जब एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देते हैं तो जो ये पोर्शन होता है ये आपका होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, जो कि क्या शो करता है? ये तो प्रॉफिट्स को शो करता है मैम। तो ये बात तो गलत हो गई। ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या करता है? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है, उसके बारे में बताता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत बतानी है, हमें यहाँ पर सही स्टेटमेंट नहीं बतानी। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है? अब आपको ये बतानी है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग एक मेथड है असरटेन करना कॉस्ट का, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है ए फर्म इंकर अ लॉस व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपका कंट्रीब्यूशन आपके फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है तो क्या एक फर्म को लॉस होगा? और नेक्स्ट कहता है कंट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल होता है फिक्स्ड कॉस्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट ही क्या है? फॉल्स है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर चलो ये बात तो ठीक है कि फर्म जो है उसको लॉस नहीं होता अगर कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा, और कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑलवेज इक्वल हो फिक्स्ड कॉस्ट के, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन निकलता है मैम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन निकलेगा, और कंट्रीब्यूशन में से तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं आपके प्रॉफिट्स को निकालने के लिए ना। तो ये आपकी क्या है? ये आपके फॉर्मूले होते हैं। अब जो पहला आपका बोलता है मार्जिनल कॉस्टिंग एक मेथड है कॉस्ट को असरटेन करने का, तो ये देखिए ये मैंने आपको जो है प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था वहाँ पर भी बताया था पार्ट 1 के अंदर। इट इज़ नॉट अ मेथड, इट इज़ अ टेक्निक। ये आपकी एक टेक्निक होती है कॉस्ट को असरटेन करने की। मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया आपका, जो भी आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये सारी की सारी आपकी टेक्निक्स होती है कॉस्ट को असरटेन करने की। इट इज़ नॉट अ मेथड, दैट्स वाई यहाँ पर सारे की सारी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको इनमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है? ट्रू है। तो देखिए पहले आपको क्या बोली जा रही है? ए फर्म इंकर प्रॉफिट्स व्हेन, एक मिनट रुकना गाइस, यस, अ फर्म इंकर प्रॉफिट व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्ट। एक फर्म जो है उसको प्रॉफिट कब होगा? जब कंट्रीब्यूशन आपका इक्वल होगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा क्या आपका कंट्रीब्यूशन? अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके निकलता है। तो ये क्या होगी? ये आपकी गलत है स्टेटमेंट। फिर है एमओएस इम्प्लाई बीईपी। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट होता है? नो मैम,
क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितनी भी सेल करोगे दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नॉट इक्वल टू बीईपी। फिर आता है इफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाई एक्चुअल सेल्स आर वेरी फार टू द ब्रेक इवन सेल्स। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी हाई होगी तो जो एक्चुअल सेल्स होती है वो फार बहुत दूर हो जाएगी ब्रेक इवन सेल्स के। वो देखो कैसे, ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अभी बनाते हैं, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई का मतलब यहाँ पर होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई, क्योंकि यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है तो आपकी जो एक्चुअल सेल है, एक्चुअल सेल कहाँ हो रही है आपकी, एक्चुअल सेल आपकी ये हो रही है इस पॉइंट पर, और जो आपकी ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन यहाँ हो रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, कितनी दूर है, बहुत दूर है आपकी। तो यही चीज़ आपको इस पॉइंट में बताई गई है। अब देखो इस क्वेश्चन में आया ना ये वाला नया पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है आपका, कि आपको पता होना चाहिए अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे जैसे ज़्यादा होगा ना तो आपकी एक्चुअल सेल जो है वो आपकी ब्रेक इवन सेल से दूर होती चली जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल क्या है, पास में है। इधर देखा तो थोड़ा सा और दूर, जब हमने यहाँ देखा तो और दूर, और फिर हमने जब यहाँ पर बात की तो ये इससे और भी ज़्यादा दूर हो गई। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फिक्स्ड कॉस्ट ₹20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 5, सेल प्राइस ₹10 पर यूनिट। आपको बीईपी निकालना है इन यूनिट्स के अंदर। तो देखो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बाय में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है 2 लाख की, राइट, 2 लाख गिवन है। और अब आपकी बात आती है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है गाइस, कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। तो सेल आपकी कितनी है 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है 5 पर यूनिट, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 5 पर यूनिट। सो अब फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 5 4 जा 20, दैट इज 40,000, एंड 40,000 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या फॉर्मूला होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपने यूनिट्स में निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बाय में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकाल सकते हैं, जो कि आपको पता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने पर आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिया है ब्रेक इवन को निकालने का, फिक्स्ड कॉस्ट बाय में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब ये भी देख लीजिए। आपको फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 20 लाख की दी है, वेरिएबल 5, सेल्स प्राइस 10 पर यूनिट। अब देखो सेलिंग प्राइस अगर आपका 10% से रिड्यूस हो गया तो आपका न्यू बीईपी कितना होगा। तो अब ये देखिए कितना बनेगा। अब आपको क्या बोला, सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड हो गया। सेम क्वेश्चन है लेकिन कुछ एक डिफरेंस है, वो क्या है, सेलिंग प्राइस आपको पहले कितना दिया था, आपको 10 का दिया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको कितनी दी है, 5 दी है, और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है, सेम है, जो कि आपकी 2 लाख है, 2 लाख। अब आपको क्या बोला, सेलिंग प्राइस 10% से कम हो गया, तो 10 का 10% निकालिए पहले कितना होगा। जब हम 10 का 10% निकालेंगे तो मैम कितना आएगा, ये आएगा आपका 1। इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया, 1 से रिड्यूस हो गया। तो अब सेलिंग प्राइस कितना है, 9 है। तो अब 9 को पुट करके अब हमें आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट बाय में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अब कितना होगा, सेलिंग प्राइस अब 9 हो गया, क्योंकि आपका रिड्यूस हो गया 10% से। 9 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 5, तो अब कितना बचेगा, अब 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 आएगा, और 4 को जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50,000। सो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50,000 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे निकाला है। ठीक है, अब आगे चले हम इसको। अब आगे देखिए क्या आता है,
PV ratio on X company limited is 40% and its MOS is 50%. Find out the net profit if sales volume is 8 lakh. अब आपको क्या है, नेट प्रॉफिट निकालना है और आपको क्या बोला है, सेल्स वॉल्यूम जो है वो कितना है, आपका सेल्स वॉल्यूम आपका 8 लाख गिवन है। तो अब देखिए अब कैसे निकलेगा, आपको PV रेशियो दिया हुआ है 40% एंड उसका MOS दिया हुआ है आपको 50%। तो ये क्वेश्चन में देखिए आपको इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपको सेल्स गिवन दी हुई है 8 लाख की और आपको PV रेशियो गिवन है और आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है। तो अब इस केस के अंदर अब हम क्या करेंगे, जब हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। सेल्स वॉल्यूम जो आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आपके PV रेशियो से, PV रेशियो जो भी गिवन है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। कहने का मतलब क्या है, देखिए अब आपको 8 लाख दिया है, 8 लाख का सबसे पहले हमें क्या करना है, PV रेशियो लगाएंगे, उसका 40% करेंगे। तो जब आप 8 लाख का 40% करोगे तो कितना आएगा, दैट इज़ वर्थ 3,20,000। तो 3,20,000 का अब आपने क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन इज़ 50%। तो जब आप इसका 50% करोगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, आपके पास आता है 1,60,000। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,60,000। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, जब हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है तो नेट प्रॉफिट निकालने में आप क्या करोगे, आप करोगे कि जो आपको सेल्स गिवन है, सेल्स मल्टीप्लाई में PV रेशियो गिवन है तो PV रेशियो मल्टीप्लाई में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो बस अब आप इनको कैलकुलेट करिए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट जो है वो निकल जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है पसंद आए होंगे, आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपकी जितनी हो सकती है यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करूँगी ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। थैंक यू सो मच गाइज, होप आप सबकी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहे और ऐसे ही आप जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक करो और आप सबका JRF जरूर आए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।